नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वदेश स्मार्ट शहर में, जहां आज हम बातचीत करने वाले हैं कि 2025 को लेकर रियल एस्टेट मार्केट का क्या आउटलुक है, क्या ट्रेंड दिख रहा है। 2024 तो रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफी बेहतरीन रहा था। क्या उस तरह की तेजी के ट्रेंड, उस तरह के डिमांड का सिनेरियो क्या नए साल में भी दिखेगा? इन्हीं मुद्दों पर आज स्वदेश स्मार्ट शहर में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान होंगे और तीनों मेहमानों से हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने खास बातचीत की है और उनसे मार्केट के इनसाइट्स जानने की कोशिश की है कि 2025 में क्या क्या नया लॉन्चेज है, किस तरह का डिमांड का ट्रेंड है, ग्राहकों का रुझान किस तरह का है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी ताकि पूरा साल 2025 का रियल एस्टेट मार्केट का कैसा रहने वाला है, पूरी तस्वीर आपके सामने पेश हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले उन तीनों मेहमानों के बारे में आपको बता दें। पहले मेहमान है दीपक कुमार, जो डायरेक्टर है गुलशन होम्स के। फिर आगे हमारे साथ हाउसिंग.com के सीईओ ध्रुव अग्रवाल भी होंगे और अश्विंदर आर सिंह होंगे, वाइस चेयरमैन और सीईओ हैं बीसीडी ग्रुप के। तो एक एक करके वो इंटरव्यू हम आपको सुनवाते हैं जिनसे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने खास बातचीत की है। तो सबसे पहले दीपक कपूर जी का इंटरव्यू सुन लेते हैं, डायरेक्टर है गुलशन होम्स से। उन्होंने क्या कुछ कहा है रियल एस्टेट मार्केट को लेकर अगले साल के लिए, आइए सुन लेते हैं। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ईटी न्यूज़ को समय देने के लिए। और हम इसी चीज़ पे अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि 2023-24 रियल एस्टेट में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ का साल था। कई लोगों को तो आदत सी पड़ गई है। क्या 2025 के अंदर भी ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी या फिर हम थोड़े ठंडे पड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा कहना ये है कि इसमें डायरेक्शन बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं नंबर गेम में, तो नंबर गेम में कि अगर ये ग्रोथ आई है और जिसमें हम कहते हैं कि इतनी परसेंटेज ग्रोथ आई है, जो रिपोर्ट कह रही है कि अराउंड 32% की ग्रोथ है, तो हो सकता है 32% की ग्रोथ ना आए, पर डबल डिजिट की ग्रोथ बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। और उसी डायरेक्शन में इस टाइम जो सेंटिमेंट्स है उसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन था क्या ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? यस, ग्रोथ डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज हम इस जोन की बात करें तो ये काफी ही सब प्राइम रेटों पे घूम रहा था, बहुत ही लो लेवल पे घूम रहा था। तो एक वो करेक्शन मार्केट की ड्यू थी जो हमने देखी कि 23-24 में करेक्शन आई है। एंड रियल एस्टेट में करेक्शन काफी सालों के बाद आई है, जो बहुत ही जरूरत थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जिंदा रहने के लिए, इसको अच्छे काम करने के लिए, प्रॉपर बेटर डिलीवरी करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इस टाइम जो पहले 2 साल पहले जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, जो कंज्यूमर अनरेस्ट था, आज वो कंज्यूमर अनरेस्ट सेटिस्फेक्शन में बदल गया है। बिकॉज रेटों में इजाफा हो गया काफी ज्यादा। तो रेटों में इजाफे से भी काफी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो यही हमने जी। देखा इस मार्केट में। और मुझे लगता है कि डबल डिजिट की ग्रोथ 2 साल आने वाले रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। हाँ, नंबर गेम में नॉट बी द सेम वन जो पिछले 1 साल में आई, बट डेफिनेटली ग्रोथ पाथ विल कंटिन्यू। ये इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। दीपक सर, एक चीज़ आपसे और हमको समझनी थी। देखिए, पहले सप्लाई ज़्यादा थी तो एब्जॉर्ब हुई। जब एब्जॉर्ब हो गई तो भाव बढ़े, काफ़ी हद तक पोजीशनिंग अच्छी हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये एब्जॉर्ब हो जाए। अगर डिमांड एब्जॉर्ब होगी तो प्राइस हिल नहीं पाएंगे सर। एक बार आपकी कैलकुलेशन इस डिमांड पे, डिमांड अभी है मार्केट में रियल एस्टेट की, या फिर डिमांड भी कम हो रही है धीरे धीरे? एब्सोल्युटली आपकी बिल्कुल सोच सही डायरेक्शन में है। और ये हमारी क्रेडाई लीडरशिप की गवर्नमेंट से डिमांड भी यही है कि इसको हम तो कहते हैं प्राइस से लिंक मत करें, इसको एक साइज में लिंकिंग कर दें कि एक साइज स्क्वायर फीट का डिसाइड कर दें। और उसको प्राइस एक्चुअली जो पीछे डिसाइड हुआ था अफोर्डेबल प्राइस, वो बहुत कम था और वो हुआ था 2016-17 में। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारी रेगुलर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अफोर्डेबिलिटी डेफिनेशन में इसमें साइज में आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द जोन की हम वेस्ट जोन की बात कर रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन या नॉन मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं। अगर हम खाली मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के अंदर भी बहुत फर्क है प्राइसिंग सेगमेंट में। तो इसलिए प्राइसिंग की बजाय अगर साइज पे ऊपर आ जाए तो आई थिंक इस ये मसला सॉल्व हो जाएगा। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मेंटेन रहेगी। दूसरी बात आपने बोली कि प्राइस पॉइंट पे जो रियल पॉकेट अफोर्डेबिलिटी है उसका क्या होगा। तो पॉकेट अफोर्डेबिलिटी ओवर द इयर्स हमने हमेशा देखा है कि शहर महंगे होते जाते हैं। तो इसलिए हमारा और गवर्नमेंट का मिलके दोनों का ज्वाइंट दायित्व होता है, हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और थोड़ी सी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ईज ऑफ रीचिंग दैट नेबरहुड एंड कमिंग बैक टू द मेन सिटी, इसके ऊपर तवज्जो दें जो गवर्नमेंट दे रही है। जैसे मेट्रो, रैपिड रेल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं,
उससे होता क्या कि लंबे डिस्टेंस की दूरी भी अगर वो साइजेबल टाइम में 30-35 मिनट में, 40 मिनट में हो जाती है, तो लोग अमूमन सैटेलाइट टाउनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको मकान मिल जाता है। और वो काम सिंस शहरों में ज़्यादा मिलता है, तो काम के लिए शहर में आते हैं, काम करके वापस अपने घर चले जाते हैं। तो यही वे फॉरवर्ड है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज़ अब ये सोचना कि भी शहर में लैंड को आप डबल जनरेट कर दें, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर एफआर बढ़ा दें, तो शहर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। हालाँकि एफआर भी बढ़ गई है, लेकिन शहर की जो बेसिक मूल सुविधाएँ हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो हमें इसको डिसेंट्रलाइज़ ही करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, कुछ काम हमें करना पड़ेगा। तो एक जो नए-नए आस-पास के सैटेलाइट टाउनशिप हैं, उसमें एक कोहेसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है। खाली हम उसमें इंडस्ट्री बना देंगे, वो नहीं चलेगी। तो हमें एक बैलेंसिंग काम को बनाना पड़ेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें रेजिडेंशियल डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वहीं चाहिए। तो एक इकोसिस्टम, जो एक नई टाउनशिप होता है, एक इकोसिस्टम गवर्नमेंट के सपोर्ट से, डेवलपर के सपोर्ट से वहाँ जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट को भी हम एड्रेस कर पाएँ, जो आज एक काफ़ी जी पीछे हो गया है अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट। तो उसको एड्रेस करने के लिए अगर ये इकोसिस्टम हम सैटेलाइट टाउनशिप जी में डाल दें, तो यही एक सॉल्यूशन है जो हम देख सकते हैं, और अल्टीमेटली यही रिजल्ट आगे लाएगा। दीपक सर, एक और क्वेश्चन भी है हमारा, वो अफोर्डेबिलिटी को लेकर है। अफोर्डेबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चन है हमारा कि लैंड तो बढ़ नहीं सकती अब मेन एरियाज, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पास हैं, और गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करेगी नहीं, करीब 100 में से 40 रुपये तो गवर्नमेंट के टैक्स की बन जाते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर ऐसी रहेंगी तो क्या हम अफोर्डेबिलिटी को भूल जाएं कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया रखना होगा जेब में, तभी आपको बड़े शहरों में रहने का अधिकार है, ऐसा मान के चलें क्या? सर, मेरा कहना है कि एवरी माइक्रो मार्केट बिहेव्स इन ए वेरी टिपिकल फैशन, और उसके लिए बिहेवियर इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टेइंग इन दैट मार्केट। वो कोई भी स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन, उसकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, उसकी इनकम कितनी है, कितने पैसे वो खर्च सकता है, उसके ऊपर कमर्शियल मार्केट डिपेंड करती है। अगर हम कमर्शियल में भी बाइफरकेट करें, तो मैं कमर्शियल रिटेल की बात कर रहा हूँ। अगर हम कमर्शियल ऑफिस स्पेस की बात करें, तो उस माइक्रो मार्केट में कितनी ऑफिस एब्जॉर्प्शन है, वहां पे कॉर्पोरेट्स की कितनी जरूरत है, आने वाले 5 साल में कितनी वहां पे इंडस्ट्री लगेंगी, कितने कॉर्पोरेट हाउस वहां शिफ्ट करेंगे। तो ये सारा डेटा ड्रिवन है। जहां पे ये डिमांड है, वहां पे कमर्शियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती रहेगी, और कमर्शियल हमेशा महंगा ही बिकेगा रेजिडेंशियल से। जहां पे ये डिमांड नहीं है, वहां पे सिर्फ रेजिडेंशियल ही हाउसिंग है, तो वहां पे हमेशा रेजिडेंशियल ज्यादा प्राइस कमांड करेगा कमर्शियल ऑफिस स्पेस से। सो ये इकोसिस्टम में हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी माइक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बात किया कि एक जनरल रूल है, तो जनरल रूल बिल्कुल ऐसी है कि कमर्शियल रियल एस्टेट हमेशा ही रेजिडेंशियल से महंगी होती है, एंड ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, और यहाँ पे भी मेजोरिटी माइक्रो मार्केट्स में ऐसा ही बिहेवियर है। अब आगे आने वाली बात है कि कमर्शियल ज्यादा अच्छा करेगा कि रेजिडेंशियल। तो इस टाइम तो सिंस द इकोनॉमी इज बूमिंग, द ग्रोथ फैक्टर्स आर देयर, अगर हम ऐसे ही चलता रहे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो डेफिनेटली दोनों में ही इजाफा होगा। रेजिडेंशियल में भी ग्रोथ देखी जाएगी, और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी ग्रोथ देखी जाएगी, बिकॉज बोथ गोज हैंड इन ग्लव। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़े जी सारे माइक्रो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कमर्शियल की एब्जॉर्प्शन लेवल्स क्या हैं। अगर एब्जॉर्प्शन है, तो रेटों पे प्रेशर नहीं आएगा, रेट अच्छे से उछाल देखने को मिलेगा। दीपक कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो गुलशन होम्स के डायरेक्टर को तो आपने सुन लिया, लेकिन मार्केट का पूरा ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और हाउसिंग.com के सीईओ ध्रुव अग्रवाल क्या कह रहे हैं, वो अब आपको सुनवा देते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं हाउसिंग.com, proptiger.com के सीईओ ध्रुव अग्रवाला से। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही फैक्चुअली डाटा पे सब चीज़ बोलने में बिलीव करते हैं। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, थैंक Tanvi. यू Thank you for वेरी having me on the मच। show. Thank you very बहुत much. अच्छा लग रहा है आपसे, बिल्कुल। फाइनली आपसे हमको टाइम मिल ही गया बिल्कुल। और आपसे बातचीत करने का मौका भी मिला। Thank you. ध्रुव, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं और आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2023-24 में लोगों ने एबनॉर्मल गेन उठाए हैं रियल एस्टेट के अंदर, जिसने जहाँ से खरीदा वहाँ से पैसा उसका डबल हुआ है। 25 में हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं?
देखिए, अगर हम प्राइस ग्रोथ की बात करें तो दिल्ली एनसीआर रीजन में 24 में करीब 50% से ऊपर प्राइसेस बढ़े हैं। वेस्टर्न जोन भी देखें, सदर्न जोन भी देखें, 15 से 20% प्राइसेस बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप का प्राइस राइज जो है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से प्राइसेस बढ़ते रहे तो जो एंड यूजर्स हैं मार्केट में उनके लिए खरीदना अनअफोर्डेबल हो जाएगा। वो क्राउड आउट हो जाएंगे और फिर मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स आ जाएंगे, जो फिर अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि खरीदने वाला भी कोई चाहिए, एंड यूजर। डिमांड सप्लाई है ना। करेक्ट, हाँ। तो फिर मेरे हिसाब से उसके बाद एक क्रैश फिर आ सकता है, जो हमने देखा था पहले। तो मेरा होप यही रहेगा कि प्राइसेस ना बढ़ें और प्राइसेस जिस लेवल तक पहुंच गए हैं वहीं पे रहें, और उससे मेरे हिसाब से मार्केट में जो मोमेंटम आया है वो फिर बना रहेगा, और आगे जाके जो हमने क्रैश देखा था 2013 में, उस टाइप का क्रैश अवॉइड किया जा सकता है। ध्रुव, आप अर्ली स्टेजेस पे सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। क्या एफडी रेट हमको मिल जाएगा 2025 के अंदर? देखिए, क्या है कि टिपिकली रियल एस्टेट इज़ अ हार्ड एसेट। तो यूजुअली क्या होता है डेवलप्ड मार्केट्स में, अगर आप देखें तो रियल एस्टेट यूजुअली, अनलेस कहीं पे कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो या कोई नया डेवलपमेंट हो या कहीं नया एयरपोर्ट बना हो, अनलेस दोज चेंजेस हैपन, टिपिकली रियल एस्टेट आपका इन्फ्लेशन रेट को ट्रैक करता है। ओके। तो मेरे हिसाब से अगर अगले साल भी अगर रियल एस्टेट को मैं प्रोजेक्ट करूं, तो मेरे हिसाब से इट विल बी नियर अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना करें। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, हमने एक चीज़ और देखा है कि जो लास्ट पॉलिसी रिव्यू थी आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स पे, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट फ्लैट रखा है, क्योंकि बट सीआरआर काटा। करेक्ट, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कट आएगा। इकोनॉमी में भी स्लो डाउन हुआ था, तो लग रहा था कि कट करेंगे, बट बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी है, और उस वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि रेट कट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी जल्दी आने वाला है, और उस वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट डिमांड पे। इस वजह से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्राइस हाइक हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए 2025 में। मेरे हिसाब से इट विल मोर और लेस ट्रैक इन्फ्लेशन। डिमांड रहेगी कि डिमांड में भी श्रिंक होगा? देखिए, डिमांड ऑलरेडी हमने स्लो डाउन देखा है। लास्ट 2 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड श्रिंक किया है। ईयर ऑन ईयर थोड़ा ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिडक्शन आया है। अभी हमारे पास जो ये फेस्टिव क्वार्टर का है अक्टूबर टू दिसंबर, उसका डेटा है नहीं। आई थिंक इट विल बी बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन डिड वी सी लाइक अ बम्पर डिमांड इन दिस? वी डिड नॉट। तो क्लियरली देयर इज अ डिमांड टेम्परेंस विच हैज़ हैपेंड, क्योंकि प्राइसेस जैसे मैंने आपको कहा बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। ध्रुव, एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि हम पूरे इंडिया को अगर हम 3 जोन में बांट दें टिपिकली, क्योंकि आप पैन इंडिया काम करते हैं, डेट्स वाई आप अच्छे से बता पाएंगे। फर्स्ट इज़ वेस्ट एंड सेकंड इज़ नॉर्थ एंड थर्ड वन इज़ सदर्न इंडिया। कहाँ पे फिर भी पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू विद 3 जोन, यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा है? वैल्यूएशन और ग्रोथ कहीं ना कहीं अभी भी है? देखिए, वैल्यूएशन और अपॉर्चुनिटी देखिए पॉकेट्स में हर जगह रहता है आपका। अगर नॉर्थ को हम देखें तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली कि टेस्ट फ्लाइट भी उन्होंने जेवर एयरपोर्ट में किया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कमर्शियल ट्रैफिक बाय नेक्स्ट ईयर। तो मुझे क्या, और इन द नेक्स्ट 1.5-2 years, तो आई थिंक उस वजह से मुझे लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा के मार्केट्स हैं वहाँ पे अभी पोटेंशियल ज़्यादा है। आगरा के मार्केट में अगर आप देखें, दे आर ट्राइंग टू अर्बनाइज अ ग्रेटर आगरा रीजन अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे भी अगर टियर 2 सिटी देखें अपॉर्चुनिटी है। लखनऊ में अगेन द यूपी गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इट एज अ सेंटर फॉर AI एंड डेटा, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है पॉकेट्स हैं। अगर आप वेस्ट में देखें, वो मीरा भाईंदर से आपका जो विराट तक के मेट्रो लाइन बन रहा है थ्रू वसई, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। पालघर है आपका, पनवेल है, वहाँ पे भी न्यू एयरपोर्ट है। तो ऐसे पॉकेट्स आपको नज़र आएंगे। और टियर 2 सिटीज़ में देखिए, मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी अभी भी है। पूरा आपका जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, अलॉन्ग दैट देयर विल बी अपॉर्चुनिटी। आपका जो मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक टियर 2 इज़ डेफिनेटली एन एरिया एज मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन हैपन्स। ज़रूरी नहीं है कि जो सारा अर्बनाइजेशन होगा वो
टॉप 8 cities में ही जाएगा. There will be state capital cities where people will go to. There will be other urban centers. तो I'm quite bullish on tier 2. और ये हम अपने platforms पे भी देखते हैं. Okay. अगर हम सर्च वॉल्यूम देखें, लास्ट 3 साल में जो मैक्सिमम ग्रोथ आया है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो टियर 2 सिटीज से आया है. टियर 1 में भी हमने बहुत ग्रोथ देखा है, बट टियर 2 हैज फार आउटस्ट्रिप्ड टियर 1. सो आई रिमेन वेरी बुलिश ऑन टियर 2 सिटीज, बट सिलेक्टिवली. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank थैंक you, यू Dimpy. वेरी मच. Thank you very much. Thank अच्छा you. लगा आपसे बातचीत करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और Thank you. इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आपने जो लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना टिपिकली, उन सबके आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं. Thank you. मैं फिर से बोलूँगा, ध्रुव आपको डरा नहीं रहे बल्कि आपको बता रहे हैं ताकि आप वाइजली डिसीजन लें और इस यूफोरिया का पार्ट ना बने. और यही हमारी भी मुहिम है, इसलिए हम बहुत किलोमीटर ट्रैवल करके ध्रुव को फाइनली पकड़ के आपके लिए क्वेश्चंस पूछ पाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए. तो आपने दो एक्सपर्ट्स को सुना, रियल एस्टेट कंपनी के को सुना और हाउसिंग.com जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से भी आपने जाना कि किस तरह का ट्रेंड ओवरऑल मार्केट में दिख रहा है, आगे किस तरह के ट्रेंड रह सकते हैं. तमाम मुद्दों पर आपने उन लोगों को सुना कि 2025 का आउटलुक क्या है. लेकिन वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ बीसीडी ग्रुप के वाइस चेयरमैन और सीईओ होंगे, उनसे खास बातचीत आपको सुनवाएंगे. तो जल्द लौटते हैं आपका ब्रेक के बाद फिर से, और आप देख रहे हैं स्वदेश स्मार्ट शहर, और हम बातचीत कर रहे हैं 2025 के रियल एस्टेट मार्केट का ट्रेंड किस तरह का रहने वाला है, क्या आउटलुक है, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है. हमने ब्रेक से पहले आपको दो मेहमानों से पूरा मार्केट समझाया था और उन्होंने दिखाया था कि क्या कुछ होने वाला है नए साल में. चलिए अब सुनते हैं अश्विंदर आर सिंह जी को, वाइस चेयरमैन हैं और सीईओ हैं बीसीडी ग्रुप के. उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने. उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं. 2023-2024 का साल जितना बेहतर रहा, क्या 2025 भी वैसे ही बेहतर हो रहा है? डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी नहीं आएगी? आप जो खरीद रहे हो महंगा खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको अश्विंदर से बातचीत करने पे पता लग जाएंगे. अश्विंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. आपका लंबा अनुभव है, आपने बजाज फाइनेंस, ICICI, डॉशे बैंक, इन सब में काम किया. आपके पास नॉलेज है एनरॉक के एज ए फाउंडर मेंबर होने की. आपने JLL के CEO की तरह काम किया है और अभी आप BCD ग्रुप में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर कामकाज कर रहे हैं. तो इस 30 साल के लंबे अनुभव का थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर कीजिए अश्विंदर. पहले तो ये बताइए कि जो साल 2023-24 के अंदर ग्रोथ रही है ये डबल डिजिट की रही है कई जगहों पर. तो इनफैक्ट दिल्ली NCR में तो 32% तक दाम बढ़े हैं. आप ज़रा हमको ये बताइए, क्या 2025 भी इसी तरह की ग्रोथ के साथ हम एंटर कर रहे हैं? डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी और कैसे सिचुएशन बनने जा रही है? थैंक यू डिम्पी, थैंक यू सो मच. देखिए ये जो 2024 का साल रहा है बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड साल रहा है. अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं जो लॉन्च हुए थे 2024 के अंदर और 2023 के अंदर, 2023 के अंदर टॉप 7 सिटीज के अंदर जब लॉन्च हुई थी प्रॉपर्टी, उसकी एवरेज प्राइस थी 1 करोड़. 2024 के अंदर वो जो प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख हो गई है पर यूनिट. 25% की इंक्रीज लॉन्च पर कभी भी नहीं मिली. इसीलिए ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड साल रहा है. मुझे नहीं लगता 2025 के अंदर इस तरह की ग्रोथ आएगी और आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके अंदर फिर क्या होता है, लोग बात करने लग जाते हैं क्या ये बबल है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है. हुआ क्या है कि 2013 से लेकर 2020-21 तक कीमतें जो थी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी. एक्चुअली वो स्टैग्नेंट थी. कुछ 4-5% की कहीं पर बढ़ोतरी हुई, कहीं पर स्टैग्नेंट थी, कहीं पर गिर भी गई. 2022, 21, 22 और 23 के अंदर कीमतें बहुत बढ़ी. एक्चुअली 2021 से लेकर 2024 तक कई जगह पर कीमतें डबल भी हुई हैं. मुझे नहीं लगता 2025 के अंदर वही ट्रेंड रहेगा, बट क्योंकि एक सस्टेन्ड डिमांड है, एंड यूजर की डिमांड है, फर्स्ट टाइम होम बायर की डिमांड है, 5 से 7% की ग्रोथ हमें अगले 3-4 साल दिखती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए कि सडनली वो ग्रोथ ना हो. अश्विंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 से 7% की ग्रोथ आगे रह सकती है, तो क्या पैसा फिर FD में डाल दें? FD में तो 7% मिलेगा. देखिए 2-3 चीजें हैं इसके अंदर. FD के अंदर 7% मिल रहा है और आप 7% के ऊपर टैक्स भी दे रहे हो 33% का. यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो वो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है 2-3 साल के अंदर वो भी है,
एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। और अगर 1-2 साल ऐसे आ जाते हैं जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है, तो सडनली रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है वो एफडी से ज्यादा हो जाती है। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आपको रियल एस्टेट तब लेनी चाहिए, या आपके पास एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, या आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं और आपको एक बड़ा घर चाहिए, या आपका एक पहला घर है। अगर आपकी ईएमआई पहले से ही काफी ज्यादा है, तो मैं ओवर लीवरेज कर कर एक और घर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। वहां पर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आदमी को सावधान होकर ही चलना चाहिए। अश्विंदर, जैसे आपको पहले ही पता है कि सप्लाई पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि डिमांड भी एब्जॉर्ब हो जाएगी? डिमांड कहीं कम तो नहीं हो जाएगी? अगर डिमांड बनी रहेगी तो ग्रोथ कितनी होगी? टिम्पी जी, आपने खुद ही बहुत अच्छा क्वेश्चन देकर उसको समझाया है और आंसर दिया है। हुआ क्या था कि 2021, 22, 23, 24 के अंदर जो सप्लाई थी वो इतनी नहीं थी और डिमांड एकदम बढ़ गई थी। डिमांड क्यों बढ़ गई थी कि काफी लोग जो शेयर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, उन्होंने बोला कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या है, क्योंकि न्यू लॉन्चेस आ चुकी हैं, सप्लाई आ चुकी है, इसीलिए मैंने बोला कि जो डिमांड है वो नहीं गिरेगी और ग्रोथ जो है 5 से 6% की रहेगी। एंड ये आने वाले टाइम में डिमांड और सप्लाई अब थोड़ी बैलेंस होगी। इसीलिए डेवलपर्स को भी प्राइस इंक्रीज करने से पहले बहुत ध्यान से आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब वो उस तरह की डिमांड नहीं है जो पिछले 2 सालों में थी। डिमांड है, कंसिस्टेंट रहेगी, रेगुलर रहेगी। एक और क्वेश्चन अश्विंदर निकल के आता है ये कि लैंड तो भी है नहीं, काफ़ी हद तक एक्विजिशंस हो रही हैं बड़े शहरों में, टैक्स कम हो नहीं सकता, सरकार की अपनी मजबूरियां, टैक्स कम होगा नहीं, तो अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग कैसे जनरेट होगी मार्केट के अंदर? बड़े शहरों के आसपास ज़मीन नहीं, टैक्स कम हो नहीं सकता, तो अफोर्डेबिलिटी मकान बनेंगे कैसे फिर? देखिए, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा आपने टफ क्वेश्चन ही पूछा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डेवलपर्स को एफएसआई देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो शहरों के बीच में जगह है उसके अंदर एफएसआई बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम आती है ट्रैवल टाइम में। अब ट्रैवल टाइम में क्या है कि सारे लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा। अभी जो सीबीडी है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर एफएसआई कम है, वहां पर एफएसआई देनी पड़ेगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर सीबीडी के अंदर एफएसआई ज्यादा है, ताकि लोग ट्रैवल कम करें। और कहीं ना कहीं अगर आप एफएसआई नहीं बढ़ाओगे तो डेवलपर का मार्जिन तो कम हो ही रहा है, बिकॉज लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, टैक्सेशन है, मल्टीपल लेवल पर टैक्सेस आ चुके हैं। अगर 7,500 रुपए पे अगर आप आज एक घर बेचते हो, उसमें से 2,000 रुपया टैक्स पे चले जाता है, फिर कुछ 500 रुपया अप्रूवल्स वगैरह पे चला जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। और बियॉन्ड अ पॉइंट जो डेवलपर है वो ज्यादा कीमत भी नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज जैसे आपने बोला, अगर आप अफोर्डेबिलिटी भूल जाओगे तो आपका जो कस्टमर, मेन कस्टमर सेगमेंट है, जिसको एक पर्टिकुलर बजट में घर चाहिए, उसको तो घर मिल ही नहीं पाएगा। तो ये काफी सर्कुलर प्रॉब्लम है। और उसके लिए ऑब्वियसली टैक्सेस तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कम होने वाले हैं, पर गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखना पड़ेगा। अप्रूवल कॉस्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा हमारे को कुछ अभी और कुछ ऐसा होगा कि जिससे डेवलपर को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एफएसआई ज्यादा देना पड़ेगा। और जो सेंट्रल है टाउन का, जिसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, वहां पर एफएसआई ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि वहां पर और कंस्ट्रक्शन हो सके, मॉडर्न अम्यूनिटीज की तरह से मॉडर्न पार्किंग बन सके, और ज्यादा जो घर हैं वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी बने और बाहर भी बने। अश्विंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपसे चर्चा करके काफ़ी हमको गाइडेंस मिली है। तो 2025 का आउटलुक आपको पूरा मिल गया होगा, आपने समझ लिया होगा कि रियल एस्टेट का मार्केट 2025 में कैसा रहने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो स्वदेश स्मार्ट शहर को हम यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और एडवांस में आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।